हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस को मैं एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ा रही हूँ। तो ये 15वां वीडियो है और इसके पहले 14 वीडियो आ चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बीजों के बारे में, कीट भक्षी पौधों के बारे में, यानी जो शिकारी पौधे होते हैं, छोटे छोटे जीवों का, कीड़े मकोड़ों का, चूहों का, मेढकों का शिकार करते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। वेल्क्रो के बारे में बताया था और मैंने आपको पिछले वीडियो में देसी और विदेशी सब्जियों के बारे में भी बताया था। तो ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आज की वीडियो में जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो पिछले वीडियो में पढ़ाई थी वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगी ईवीएस एनसीईआरटी से, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 5th की बुक के 5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज पढ़ेंगे 6वां लेसन है बूंद बूंद दरिया दरिया, यानी इसमें जल के बारे में बताया गया है। तो शुरुआत करते हैं घड़सीसर से, और घड़सीसर से प्रश्न पूछा गया था। तो लिखा है, जैसलमेर के राजा घड़सी ने लगभग 650 वर्ष पहले लोगों के साथ मिलकर घड़सीसर को बनवाया था। आगे लिखा है, मीलों तक फैले घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था, यानी लगभग 650 वर्ष पहले राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर इसको बनवाया था, तो इसीलिए इसका नाम घड़सीसर रख दिया गया। और प्रश्न जो पूछा गया था वो आपका पूछा गया था 21 जनवरी वाले पेपर में, यानी 21 जनवरी 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि घड़सीसर के बारे में जो सत्य कथन है उन्हें बताइए, या असत्य कथन है उन्हें बताइए। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा गया था कि घड़सीसर झील के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी जो असत्य कथन है वह बताना था। तो आपको ये सभी याद रखने हैं, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है, इसमें 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। जब पहला तालाब भर जाता तो पानी बहकर नीचे वाले तालाब में चला जाता, जब वह भी भर जाता तो पानी उसके नीचे वाले तालाब में चला जाता। इसी क्रम से पानी नीचे वाले तालाब तक पहुंच जाता, यानी कि 9 तालाबों को आपस में जोड़ा गया था और पानी जब पहले वाले तालाब में भर जाता तो उसके नीचे वाले तालाब में चला जाता, जब वो भी भर जाता तो उसके नीचे वाले, तो इस क्रम से 9 तालाब जो थे इसी क्रम में भर जाते। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये घड़सीसर जो है, ये चित्र मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, बुक में आप इसको देख सकते हैं। यही है घड़सीसर झील। आगे लिखा है, घड़सीसर के दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल हुआ करते थे। जिस प्रकार से आप इस चित्र में देख भी सकते हैं, ये एक तरफ से लिया गया है चित्र, तो इसमें बरामदे भी सजे हुए थे, बड़े हॉल, कमरे, तो इस प्रकार से घड़सीसर हुआ करता था। बहुत ही अच्छा लगता था उसे देखने में। आगे लिखा है, आज के समय में घड़सीसर उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बना दी गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है, क्योंकि काफी समय हो गया है। आप लोग देख रहे हैं जो पुरानी इमारतें हैं वो अब उनका प्रयोग जो है नहीं रह गया है। इसी तरीके से घड़सीसर भी उजड़ गया है। जो 9 तालाब थे उनके रास्ते में मकान और कॉलोनियां बना दी गई हैं और जो पानी उनमें इकट्ठा होता था अब वो तालाब की तरफ नहीं जाता, बेकार बह जाता है। तो घड़सीसर के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि जैसलमेर के राजा घड़सी ने लगभग 650 वर्ष पूर्व लोगों के साथ मिलकर घड़सीसर को बनवाया था। मीलों तक फैले घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था, ये आपको याद रखना है। यदि असत्य कथन पहचानना है आपको और बारिश की जगह और कुछ लिख दिया गया कि नदियों का पानी इकट्ठा होता था या समुद्र का पानी इकट्ठा होता था या कुछ भी लिख दिया गया, तो आपको याद तो होना चाहिए कि आखिर घड़सीसर में किसका पानी इकट्ठा होता था, तो बारिश का पानी इकट्ठा होता था। अब जैसलमेर में जो है पानी की कमी वैसे ही रहती है, तो इस प्रकार से व्यवस्था की गई थी कि लोगों को पानी की समस्या ना हो।
जैसलमेर जो है राजस्थान में आता है और राजस्थान में बारिश तो कम ही होती है, तो जब बारिश होती तो उस पानी को बर्बाद नहीं होने दिया जाता था, ये पानी इकट्ठा कर लिया जाता था। आगे लिखा है, इसमें 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। जब एक तालाब भर जाता तो पानी बहकर नीचे वाले तालाब में चला जाता, जब वह भी भर जाता तो उसके नीचे वाले तालाब में चला जाता। इस क्रम से नीचे वाले तालाब तक पानी पहुंच जाता। घड़सीसर के दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल हुआ करते थे। आज के समय में घड़सीसर उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बना दी गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है। इतना आपको घड़सीसर के बारे में याद रखना है, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है बावड़ी। इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये मैंने इसीलिए साथ साथ लिखे हैं, ये इसी लेसन में बताए गए हैं, तो मैंने इनको पास में इसलिए लिख दिया है ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो बावड़ी जो है, इनको सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। आपने कई जो फिल्में हैं उनमें आपने देखा होगा, मूवी में, इस तरीके के कुओं को। ये आप देख सकते हैं चित्र में, ये चित्र मैंने बुक से ही लिया है। तो ये सीढ़ियां बनी होती थी, लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे। जो कुएं होते हैं, साधारण आपने कुएं देखे हैं, उनमें क्या होता है, रस्सी की सहायता से बाल्टी फंसाकर हम लोग पानी को खींचते हैं ऊपर, और इसमें क्या है, लोग स्वयं पानी तक पहुंच सकते हैं और पानी भरकर सीढ़ियों द्वारा ऊपर आ सकते हैं। तो इसीलिए इन्हें सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। इनमें सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं। आराम से इसमें सीढ़ियों द्वारा उतर जाते हैं लोग और पानी तक पहुंच जाते हैं। पुराने जमाने में लोग काफले बनाकर लंबे सफर करते थे। लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसीलिए ये सुंदर बावड़ियां बनाई गई थी। तो लोगों का ऐसा मानना था कि जो लोग यात्रा करते हैं, लंबे लंबे काफले बनाकर यात्रा करते हैं और उन्हें यात्रा करने में कई महीनों का समय लग जाता है, तो ऐसे यात्री रास्तों में रुकते भी हैं, यानी रास्ते में वे रुकते हैं, आराम करते हैं। तो इसीलिए ये बावड़ियां बनाई गई कि जो यात्री आए यहाँ पर पानी पी सके और उन्हें कोई भी पानी की समस्या ना हो। आगे लिखा है, 1986 में जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा तब इन बावड़ियों को याद किया गया। कुछ साल में पानी की समस्या कम हुई तो बावड़ियों को भुला दिया गया, क्योंकि लोगों ने इनमें कचरा डालना शुरू कर दिया था। और जब पानी की समस्या 1986 में हुई जोधपुर और आसपास के इलाकों में, तो इनमें से कचरा निकाला गया और कई ट्रक कचरा इसमें से निकला। उसके बाद लोगों ने इनका प्रयोग किया, लेकिन कुछ साल में पानी की समस्या जब कम हो गई तो लोगों ने बावड़ियों को फिर से भुला दिया। तो बावड़ी के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि ये सीढ़ीदार कुआं है, यानी बावड़ियों को सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। इनमें सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं। पुराने जमाने में लोग काफले बनाकर लंबे सफर करते थे। लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसीलिए सुंदर बावड़ियां बनवाई गई थी। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा तब इन बावड़ियों को याद किया गया और कुछ साल में पानी की समस्या कम हुई तो बावड़ियों को भुला दिया गया। अब जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बावड़ियों के बारे में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो यदि इतना आप याद रखते हैं तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, और जितना मैं पढ़ा रही हूँ, इतना जो भी लगातार पढ़ रहा होगा बिना एक भी क्लास मिस किए, तो वो ईवीएस में सारे क्वेश्चन सही करके आएगा। और पहले भी क्वेश्चन फंसे थे और इस बार भी फंसेंगे। अब अगला टॉपिक है अलबरूनी। इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आपने देखे हैं तो आपको जरूर पता होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अभी भी समय है, 1-2 दिन में आप पूरे वीडियो देख लेंगे। बस थोड़ा सा समय निकाल लीजिए क्योंकि आपको इससे लाभ मिलेगा। चलिए अलबरूनी के बारे में पढ़ लेते हैं। लगभग 1000 से भी ज्यादा साल पहले अलबरूनी भारत आए थे। अलबरूनी जिस देश से आए थे आज उसे उज्बेकिस्तान कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अलबरूनी जिस देश से आए थे वर्तमान में उसे क्या कहा जाता है, तो उसे उज्बेकिस्तान कहा जाता है। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। अलबरूनी ने उस समय के तालाबों के बारे में भी
लिखा। यानी इन्होंने भारत की चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा, उनका अध्ययन किया, उनके बारे में जानने की कोशिश की, फिर उनके बारे में लिखा भी। आगे लिखा है, अल-बिरूनी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम किताब उल हिंद है और यह अरबी भाषा में लिखी गई है। ये भी पूछा जा चुका है कि जो अल-बिरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम क्या है, किताब उल हिंद, और यह किस भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में लिखी गई है। तो इतना ही आप अल-बिरूनी के बारे में याद रखेंगे, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो लगभग 1000 से भी ज्यादा साल पहले ये भारत आए थे। अल-बिरूनी जिस देश से आए थे, आज उसे उज्बेकिस्तान कहते हैं। अल-बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। अल-बिरूनी ने उस समय के तालाबों के बारे में भी लिखा। अल-बिरूनी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम किताब उल हिंद है और यह अरबी भाषा में लिखी गई है। अगला टॉपिक है तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो तरुण भारत संघ राजस्थान में स्थित एक गैर लाभकारी पर्यावरण संगठन है। इस संघ की स्थापना 1975 में हुई थी। तरुण भारत का संबंध जल संरक्षण से है। नदियों को पुनर्जीवित करने, वर्षा जल संचयन, जल संसाधनों की रक्षा, पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण, जल संरक्षण की दिशा में तरुण भारत संघ ने कार्य किए हैं। यानी कि इसका जो संबंध है जल संरक्षण से है। नदियों को पुनर्जीवित करना, वर्षा जल संचयन करना, जल संसाधनों की रक्षा, पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण और जल संरक्षण की दिशा में तरुण भारत संघ ने कार्य किए हैं। दड़की माई जो राजस्थान के अलवर जिले में रहने वाली हैं, इनके गांव में पानी की समस्या थी। गर्मियों में कुएं सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। तरुण भारत संघ की मदद से दड़की माई और अन्य लोगों ने मिलकर तालाब बना लिया और पानी की समस्या हल हो गई। अब ये जो दड़की माई है ये राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव है, वहां ये रहती थी। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, यही चित्र NCERT में मुझे मिला तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। ये दड़की माई है। तो इनके गांव में पानी की इतनी समस्या थी कि लोगों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था और गर्मियों में तो इतनी समस्या हो जाती थी कि कुएं सूख जाते तो लोगों को गांव तक छोड़ना पड़ता। तो इन्होंने तरुण भारत संघ की मदद से और लोगों का साथ लेकर, यानी लोगों को साथ में मिलाया और एक तालाब बना लिया, तो पानी की जो समस्या थी वह हमेशा के लिए खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। तरुण भारत संघ के वर्तमान अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह हैं, जिन्हें भारत का जल पुरुष कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। आपको याद रखना है, मैं जो भी इसमें लिखती हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी ज्यादा या ऐसा कुछ मैं इसमें नोट्स में नहीं लिख रही हूँ जो आपके लिए अनुपयोगी हो। जो उपयोगी है सिर्फ वही मैं लिख रही हूँ। तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में मैंने एक ही लेसन लिया क्योंकि इसमें कई टॉपिक शामिल थे। कौन कौन से? एक तो घड़सीसर था, दूसरा बावड़ी था, अल-बिरूनी और तरुण भारत संघ। मेरा मकसद है कि आपको मैं जितना पढ़ाऊं आपको समझ में आ जाए। पढ़ाने के लिए तो मैं पूरा यानी कि क्लास 5th एक साथ पढ़ा सकती हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, 3 या 4 घंटे की वीडियो में आपका क्लास 5th जो है कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको उसमें समझ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। इसी लेसन में यहाँ पर पानी से जुड़े कुछ रिवाज दिए गए हैं। प्रश्न इनसे अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपको जानना आवश्यक है। हो सकता है पूछ लिया जाए और आप लोग बाद में ये कहें कि मैम ने इसके बारे में तो बताया ही नहीं था। तो आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, जान लीजिए। मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ पानी से जुड़े रिवाज क्या हैं। आज भी कहीं कहीं कई 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। उत्तराखंड की ये फोटो देखो, ये उत्तराखंड की एक फोटो है। पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्योहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मजेदार रूप दिखता है।
दुल्हन घर में ही किसी नल के पास जाकर पूजा करती है और पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना। तो आजकल तो इस तरीके के शहरों में कोई स्रोत नहीं है, तो लोग अपने नल की ही पूजा कर लेते हैं। आगे लिखा है, क्या तुम्हारे यहाँ पानी के कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? यहाँ देखो इस सुंदर कुंडों वाले तालाब के बर्तन में पानी भरा जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये इसमें कुंडा लगा हुआ है। इस तरीके के बर्तन अपने यहाँ तो नहीं है, लेकिन कुछ विशेष जगहों में आपको इस तरीके के बर्तन देखने के लिए मिलेंगे। दूसरे चित्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा है। पानी भरने की जगह सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई हैं। क्या तुमने कभी पानी की जगह कोई सुंदर इमारत बनी देखी है? तो आप लोग बताइएगा जरूर। ये आप पीतल का बर्तन देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके के बर्तन तो आपने देखे होंगे, ये कुंडे वाला नहीं देखा होगा। तो इस लेसन में इतने ही टॉपिक थे जितने मैंने आपको पढ़ा दिए। कुछ रीति रिवाज थे वो मैंने इसमें नहीं लिखे क्योंकि प्रश्न जो है पूछा नहीं गया है अभी तक, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। आप लोग याद रखेंगे, यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप तुरंत ही उसको हल कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कहीं पर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।